गर्मी का मौसम अपनी उड़ान ले चुका था। लू ने आग का काम करना शुरू कर दिया था। पसीने से लथपथ विराज जिंदल कैंटीन पहुंचा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके हाथ में निराशा लगने वाली थी। तेज पंखों के शोर के बीच विराज ने अपना मुंह खोला। आंटी, वड़ा पाव देना। भूखी नजरों से विराज ने कैंटीन में खाना देने वाली शोभा आंटी से अपनी नजरें मिलाई। ये नाश्ते का टाइम नहीं है, वड़ा पाव सुबह मिलता है, ये लंच का टाइम है, थाली मिलेगी अभी। अपमान की भावना से शोभा आंटी ने विराज जिंदल की ओर देखा और उनके मुंह से कुछ ये शब्द उगल पड़े थे। जब भी ये गरीब कैंटीन आता है हमेशा वड़ा पाव ही खाता है। मैंने कभी भी इसे वेज थाली या नॉन वेज थाली खाते हुए नहीं देखा। इसके पास भी मील कार्ड है, लेकिन आज तक इसने 30 रुपए से ज्यादा कभी खर्चा नहीं किया। मनी मन शोभा आंटी ने विराज जिंदल के प्रति नफरत के भाव उत्पन्न कर लिए थे। भूख के मारे विराज के पेट में चूहे उछल रहे थे, लेकिन अपने हालात का बोझ उठाते हुए उसे अपनी सोच में उतार चढ़ाव का फेरबदल करना पड़ रहा था। कैंटीन से आ रही खाने की खुशबू ने विराज का ध्यान इधर उधर दौड़ाया तो उसने देखा कि कोई चिकन लाहौरी का आनंद ले रहा है तो कोई राजमा चावल का। और साथ ही साथ जब विराज ने खाने के रेट कार्ड पर अपनी नजर दौड़ाई तो विराज के तो तोते ही उड़ गए थे। जल्दी करो, तुम्हारे पीछे बाकी लड़कों की भी लाइन लगी हुई है और उन्हें वड़ा पाव नहीं खाना है। एक बार फिर से शोभा आंटी ने विराज की इंसल्ट की और इसी के साथ विराज के कुछ क्लासमेट भी उसकी इज्जत उछालने के लिए मैदान में उतर पड़े थे। अरे विराज, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये कैंटीन है पगलौट, यहाँ महंगा खाना मिलता है और तू ठहरा 5 रुपए वाला पार्ले जी खाने वाला। निकल यहाँ से और अपने बिस्किट खा। देखते ही देखते पूरी कैंटीन में हंसी गूंजने लगी और विराज की आंखों में बेइज्जती की धूल साफ दिखाई देने लगी थी। गरीबी की रेखा पर चलने वाला विराज जिंदल अपने कॉलेज में सेलिब्रिटी था और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग को जाता है, जिसकी वजह से उसे हमेशा स्कॉलरशिप मिलती रही और वो अमीरों के बीच पढ़ाई में टिका रहा। लेकिन पढ़ाई से पेट कहां भरने वाला था जनाब। इसीलिए अपनी पेट की भूख के तराजू को शांत करने के लिए जब विराज ने कचरा उठाने और कचरा बीनने जैसे काम शुरू किए, तभी से पूरी रोजवुड यूनिवर्सिटी में वो इंसल्ट और जोक्स का भागीदार बन गया था। ऐसे गरीब के साथ अमीर बच्चे कहां पढ़ने वाले थे और यहीं से शुरू हुई रोजवुड यूनिवर्सिटी में विराज जिंदल के प्रति नफरत की आंधी, जो कभी शांत नहीं हो सकती थी। और अभी कैंटीन में आप सभी ने इस नफरत की आंधी का नजारा तो देख ही लिया होगा। अपने क्लासमेट के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज जिंदल के चेहरे पर उदासी की चमक दौड़ पड़ी थी। एक पल और रुकने की हिम्मत अब विराज नहीं कर सकता था। खाली पेट, उदास चेहरे और नम आंखों के साथ विराज ने कैंटीन को अलविदा कहा और वहां से निकल पड़ा था। कैंटीन से बाहर आते ही विराज ने अपनी बुरी किस्मत को कोसा। जाने कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे मुझे। भगवान ने दिमाग दिया, दिमाग ने स्कॉलरशिप दी, लेकिन प्यार, रिस्पेक्ट, ये तो मुझे आज तक किसी से मिला ही नहीं। क्या मुझे ऐसे ही हमेशा लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे या मेरी जिंदगी में भी ऐसा कोई दिन आएगा जहां बादशाह मैं हूंगा? विराज जिंदल, जिसके सर पर किसी का हाथ नहीं था, एक अनाथ लड़का था जिसकी अपब्रिंगिंग अनाथालय में हुई, जिसने अपने दिमाग का भरपूर फायदा उठाते हुए पहले अंग्रेजी मीडियम के स्कूल और बाद में रोजवुड यूनिवर्सिटी में जगह बनाई। ज्ञान भाग्य बदल देता है, ये वाक्य विराज जिंदल से बेहतर शायद ही कोई रोजवुड यूनिवर्सिटी में समझ सकता। और इसी नॉलेज के चलते विराज जिंदल आगे बढ़ता गया, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा से ही 2 चीजों की कमी रही, एक पैसा और दूसरे दोस्त। किस्मत बदलते देर नहीं लगती। जरूर उसकी किस्मत में कुछ तो खास था जिससे वो खुद भी अनजान था। विराज जिंदल के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो कॉलेज के हॉस्टल की फीस भर सके, लेकिन रोजवुड यूनिवर्सिटी इतने होनहार छात्र को एडमिशन देने से पीछे नहीं हटी और कॉलेज की लाइब्रेरी में उसके रहने का बंदोबस्त किया गया। हालांकि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। बदले में विराज को लाइब्रेरी की किताबें जमाने से लेकर लाइब्रेरी की साफ सफाई करनी पड़ती थी। इसके बदले उसे रोज के 50 रुपए मिल जाते थे और उन्हीं 50 रुपए में विराज जिंदल अपनी सुबह की पहली किरण के साथ साथ रात का सफर भी काटा करता था। अरे विराज, तुम आ गए? बूढ़े गोपी काका, जो लाइब्रेरियन थे,
मस्त कूलर के सामने बैठकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद प्राप्त कर रहे थे। जब भी विराज लाइब्रेरी में आता, बूढ़े गोपी काका उसे ग्रीट करते, उसका नाम पुकारते, लेकिन विराज उन्हें हमेशा अनदेखा करता और लाइब्रेरी में मौजूद अपने छोटे से कक्ष में चला जाता। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन तभी अचानक कमल अपनी कुर्सी से उठा और विराज की ओर अपना हाथ हिलाते हुए बोला, आओ विराज, इधर आओ, गोपी काका तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, उन्हें इस तरह नजरअंदाज मत करो। कमल के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज के कदम एकाएक ठहर से गए और वो अनादर की परछाई को हटाते हुए विराज बूढ़े गोपी काका और कमल की तरफ बढ़ने लगा था। हालांकि विराज के मन में एक अलग ही डर सता रहा था। उसे डर था कि कहीं कमल भी उसकी गरीबी और कैंटीन में हुए हादसे का हंसी के हंसगुल्ले के साथ लुत्फ तो नहीं उठाएगा। इसीलिए डरे सहमे विराज के कदम धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे। गोपी काका ने अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद कर रखा था और जैसे ही विराज उनके नजदीक पहुंचा, उनके मुंह से कुछ शब्द बाहर आए जो विराज के लिए शक से भरे हुए थे। विराज, चलो एक खेल खेलते हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो, मेरी दोनों मुट्ठियां बंद है, लेकिन एक मुट्ठी के पीछे तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। अगर तुमने सही मुट्ठी पसंद की तो वो गिफ्ट तुम्हारा। जैसे ही विराज ने ये सुना, उसे कुछ अजीब लगा और अपने चेहरे के हाव भाव को बदलते हुए विराज वहां से जाने लगा। विराज, विराज, तुम्हारे लिए ये किसी अच्छे सपने से कम नहीं होगा। बूढ़े गोपी काका के मुंह से निकली इस बात को सुनकर विराज के कदम थम गए। भूखमरी, गरीबी और लोगों के ताने के अलावा विराज ने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा सपना नहीं देखा था। लेकिन बूढ़े गोपी काका की बात सुनकर विराज के मन में भी एक अच्छे सपने की चाहत की बेकरारी जाग गई और तुरंत ही विराज ने बिना सोचे समझे बूढ़े गोपी काका की लेफ्ट मुट्ठी को अपने हाथ में पकड़ लिया। जैसे ही गोपी काका ने अपनी मुट्ठी खोली, वैसे ही विराज की आंखों में चमक आ गई। उस मुट्ठी के पीछे धन का राजा कुबेर था, जो सोने की चमक के साथ विराज की आंखों को एक नमकीन एहसास में चमका रहा था। और इसी के साथ विराज अपने होश खो बैठा था। विराज, 18 सालों से तुम अपनी जिंदगी की भागदौड़ में लगे हुए हो, लेकिन तुम्हें हर मायने में सक्सेस प्राप्त नहीं हुई। अब बस बहुत हुआ। अब सिचुएशन के बदलने का समय आ गया है। ये धन का राजा, सोने का कुबेर आज से तुम्हारा हुआ, लेकिन तुम्हें इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा। ये तुम्हारी मुट्ठी का चिराग है, बस ध्यान रहे कहीं पैसे तुम्हें बेवकूफ ना बना दे। बूढ़े गोपी काका के मुंह से निकले उन शब्दों में गहरापन था और उन्हें सुनकर विराज अचंभित हो उठा था। ये बुढ़ा सटिया गया है क्या? मेरी जेब में 20 रुपए भी नहीं है और गोपी काका कह रहे हैं कि पैसा मुझे बेवकूफ बनाएगा। मुझे पैसा विचलित कैसे कर सकता है जब मेरे पास कुछ है ही नहीं। मन ही मन अपने सपनों के बादलों को चीरते हुए विराज ने होश संभाला और तुरंत ही बूढ़े गोपी काका की हथेली से धन का राजा, सोने के कुबेर के सिक्के को अपने हाथ में भर लिया। अपनी भूख की जलन को मिटाते हुए विराज सीधा अपने कक्ष की तरफ बढ़ने लगा था, इस सोच में कि ये कुबेर उसकी जिंदगी में क्या करिश्मा ला सकता है। रात भर विराज अपनी किस्मत के बारे में सोचता रहा, जो वो पिछले 8 सालों से सोचता आ रहा था। कहीं से भी उसे उजाले की कोई चिंगारी दिखाई नहीं दे रही थी। राख के सामने अंधेरे को गले लगाते हुए विराज ने अपनी आंखें बंद की और सुबह के सूरज को देखने के लिए निकल पड़ा था। मुंबई शहर रोजवुड यूनिवर्सिटी से 15 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर के पंखों की गड़गड़ाहट के बीच सभी पक्षियों की आवाज दब सी गई है। देखते ही देखते हेलीपैड पर दोनों तरफ काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड्स आ गए हैं। सभी के चेहरे पर काला चश्मा है और सभी ने अपने कानों में हेडफोन लगा रखे हैं। हेलीकॉप्टर ने सक्सेसफुली लैंड किया और जैसे ही हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला, वैसे ही वहां मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। लंबी और पतली टांगों के साथ एक बलाकी खूबसूरत औरत ने अपने कदम बाहर निकाले। चमकता हुआ चेहरा, काली गहरी आंखें, गोरा बदन, रसीले लाल होठ, कर्वी शरीर जिसे पाने के लिए कुछ अच्छे अच्छे मर्द भी फिसल जाएं। सफेद क्रॉप टॉप और जांघों से चिपकी हुई काली जीन्स के साथ एक महिला हेलीकॉप्टर से बाहर आई और उसके बाहर आते ही
बॉडीगार्ड ने उसे चारों ओर से घेर लिया, जैसे मानो कोई भी बाज उसका शिकार ना कर सके। उस महिला के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, लेकिन उसकी अपीयरेंस ने ही सभी मर्दों को उसकी ओर झुका दिया था। दौलत, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मेरा कजिन भाई मुंबई की रोजवुड यूनिवर्सिटी में ही है? एक कड़क बोल के साथ उस महिला ने अपनी आवाज का इंट्रोडक्शन दिया, काले चश्मे को ऊपर करते हुए। और मुंबई शहर को दूर तक ताकते हुए दौलत ने अपना मुंह खोला। जी मिस, उसका नाम विराज जिंदल है और वो रोजवुड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता है। काम करता है? ये बोलते हुए वो महिला खांसने लगी और अपने मन की गहराइयों में सोचने लगी। विराज जिंदल, तुमने तो जिंदल परिवार की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जी मिस, काम करता है। दौलत ने एक बार फिर से उस महिला को अपने कजिन भाई की सच्चाई से रूबरू करवाया और इसी के साथ उस महिला ने वापस से अपने मुंह से कुछ कड़क बोल बाहर निकाले। भाड़ में जाए, मुझे क्या? धनंजय काका को मिलने दो उससे, मैं उससे मिलने कहीं नहीं जाने वाली, गरीब कहीं का। दौलत को उस महिला का रवैया समझ आ गया था। अपनी गर्दन को हिलाते हुए दौलत ने उसकी बात को समझने का इल्म किया और उस महिला को वापस से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा दिया था। वो महिला और कोई नहीं बल्कि अमीरों का बादशाह कहे जाने वाले शमशेर जिंदल की भांजी नताशा जिंदल थी। शमशेर जिंदल नाम ही काफी था। जिंदल बिल्डर्स, जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जिंदल सीमेंट, जिंदल ऑटोमोबाइल्स, जिंदल होटल्स, जिंदल वाइन्स और भी न जाने क्या क्या। ना पैसों की कोई कमी थी और ना ही रुतबे की। ये मानिए कि सरकार इनके हाथों में थी, लेकिन शमशेर जिंदल वो किसी के हाथ में नहीं थे। उनके तो तराने ही अलग थे। सही मायनों में निसंतान शमशेर जिंदल की उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ नताशा जिंदल को ही होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर शमशेर जिंदल ये कहेंगे कि उनका एक पोता भी है जो पीछे छूट गया है और उनका ये पोता मुंबई शहर का एक अनाथ कंगाल था। और इस खबर ने जिंदल परिवार के होश उड़ा दिए थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि नताशा जिंदल उस कंगाल से नफरत क्यों ना करे। आखिर उस कंगाल ने ही तो नताशा के हाथों से उत्तराधिकारी का ताजपोश छीन लिया था। और तो और नताशा जिंदल को यह भी शक था कि विराज जिंदल और शमशेर जिंदल के बीच खून का रिश्ता नहीं है, क्योंकि शमशेर जिंदल को कोई नाजायज औलाद भी नहीं थी। तो ये इकलौता पोता कहां से आ गया? इस सवाल ने पूरे जिंदल परिवार की नींद हराम कर रखी थी और उस इकलौते पोते को ढूंढने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। आखिर क्या है विराज जिंदल की सच्चाई? क्या विराज जिंदल सच में शमशेर जिंदल का वारिस है? अगर हाँ, तो कैसे? क्या नताशा जिंदल विराज जिंदल को जिंदल परिवार का वारिस बनने देगी? अगर नहीं, तो आखिर नताशा का क्या प्लान होगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड ओनली ऑन